इंग्लिश विद विनय मिश्रा पर रामजीवन कुशवाहा, आयुष मिश्रा, हैकर 777, दिव्यांशु, शशिकांत, आयुष सिंह, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर योगेश पाल। कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताएं। क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? मैं ऑडिबल हूं आप सभी को? सृष्टि निगम, योगेश, आयुष, उपनयन शाह, राम राम। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने सारे सोशल मीडिया पोर्टल पर, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, क्लियर है तो हम लोग आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये आज के लिए ये पहला क्वेश्चन है और आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर करना है। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ये वाली टेबल इधर रखना जरा तो। नहीं, इस जगह पे रखिए टेबल। ठीक है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। शिवांशु, अमित सिंह, सभी लोग कमेंट करें। इसको हटाइए, कमेंट करें सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों से आज कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के पोल भी साथ साथ लेता चलूं और समझता चलूं, देखता चलूं कि आखिर भैया तैयारी किस हद तक किए हो आप लोग, क्योंकि बिना तैयारी के तो पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं जो आज मैं सोच रहा हूँ, प्लान आउट कर रहा हूँ। इधर चार्जर वहां से इसका देखिए कहाँ फंस रहा है। एक कॉपी दे दीजिए हमें अपनी कोई। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार बच्चों मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लूं, है ना। अपने आप को थोड़ा सा खुरदरी कॉपी चाहिए। कोई चेयर दे दीजिए वो वाली मुझको यहाँ पर। जरा मैं एक बार बच्चों से पोल ले लेता हूँ कि किसके क्या आंसर आ रहे हैं। इफ या वेदर होगा, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इधर से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माउस देना वहां से। एक बार मैं आप लोगों के पोल ले लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या आंसर जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, आंसर क्या आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? फटाफट इस पोल का आंसर करें सभी लोग। तो भाई लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखिए, मैं एक्चुअली कह रहे हैं रिमूव दैट ओनली। राम सजीवन कुशवाहा कह रहे हैं रिमूव दैट ओनली, केवल दैट को रिमूव कर दिया जाए। राम सजीवन क्यों रिमूव किया जाएगा, वजह भी लिखनी पड़ेगी आपको। क्रिएटिव फिजिक्स, सचिन सिंह, चरण स्पर्श, खुश रहिए। और भाभी भी जी हमको लग रहा है देख रही हैं। काफी लोग देख रहे हैं, 22 लोग लगभग जुड़े हुए हैं। आइए चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं। पोल को यहीं पर जितने लोग देख रहे हैं, मेरी अपील है आप सभी से कि आप सभी लोग पोल को देखें और सभी लोग इसका एंजॉय लें। एक बार मैं पोल को एंड करता हूं और देखता हूं आखिर नतीजे क्या हैं। आप लोगों के सामने ही होंगे। 18 लोगों ने वोट किया, 77% लोग बी की तरफ हैं। ठीक है, आइए जब इतने लोगों ने आंसर कर ही दिया है तो इसको हम लोग डिस्कस करें। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हेयर। चलो भाई डिस्कस कर लिया जाए इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। कौन सी बात समझनी है, आ जाओ बताता हूं। जब सेंटेंस को कभी भी जोड़ना होता है, माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है।
आस्क्ड क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब कभी सेंटेंस में आस्क वर्ब को लिखा जाता है, ऑर्डर वर्ब को लिखा जाता है, गिव को लिखा जाता है, एडवाइस को लिखा जाता है, तो ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। डाई ट्रांसिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि इनके साथ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या पूछा, अ क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट रहा, और किससे पूछा, हुम, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट रहा। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि वर्ब में आप क्वेश्चन कर दिया करें, या तो व्हाट का क्वेश्चन कर दिया करें, या तो आप होम का क्वेश्चन कर दिया करें। तो जब वर्ब में आप व्हाट या होम का क्वेश्चन कर देते हैं तो उसका जो रिप्लाई मिलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। जब यहां तक बात आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। हिल जाएगा भैया। तो बच्चों लिखा, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। मालूम है यहाँ पे समझना क्या आप लोगों को, समझना ये है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आई आस्क्ड, ये आस्क जो है ये वर्ब है, ठीक है। और मैंने किससे पूछा, मैंने हिम से पूछा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है। नहीं, बस इतनी ही, हाँ। तो मैंने किससे पूछा, हिम से पूछा। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ये जो लिखा हुआ है व्हाट हिज नेम वाज, ये व्हाट यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, व्हाट यहाँ पे कंजक्शन है। जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट है, वाई है, वेयर है, इनको हम सेंटेंस में कनेक्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, तो इनको कंजक्शन मानते हैं। इनके बाद एक सब्जेक्ट लगाते हैं, एक वर्ब लगाते हैं, तो ये कंजक्शन का काम कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट तो ये है, आई आस्क्ड, किससे पूछा, हिम से, एंड आई आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। ये पूरी की पूरी नाउन क्लॉज, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो जब पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब यही कंजक्शन का काम कर देगा, किसी दूसरे कंजक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए इस बात को तो मैं थोड़े से एग्जांपल से और बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि सेट टू को भाई हम लोग टोल्ड में ही क्यों चेंज कर देते हैं, क्योंकि से के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। जब सेंटेंस आप इस तरीके से लिखते हो, आई सेट टू राम दैट द सन इज हॉट, आप ऐसे लिखते हो। तो अब यहां पे समझना, सेट टू को हम बच्चे टोल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है। अब राम किससे कहा, राम से कहा, एक ऑब्जेक्ट, और क्या कहा, दैट द सन इज हॉट, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट जोड़ने हैं तो वहां पे डाई ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। डाई ट्रांसिटिव वर्ब तो सेट होता नहीं है, तो सेट टू को इसीलिए वजह है कि हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। बाकी कभी ये सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी 20 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग पढ़ते रहिए, पापा भी हमारी क्लास को देख रहे हैं, प्रणाम। तो आई टोल्ड राम दैट द सन इज हॉट, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि भैया ये भी क्या है, कंजक्शन है, इसीलिए पहले सब्जेक्ट आया फिर इसके बाद वर्ब आई। जब ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। आप समझते हैं क्वेश्चन में कि माई सिस्टर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, किससे पूछा, मी से पूछा, क्या पूछा, हाउ लॉन्ग। ये जब इंट्रोगेटिव वर्ड खुद आ गया तो खुद ये कंजक्शन का काम करेगा। तो अगर ये कंजक्शन का काम खुद कर रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट आ गई, इसके बाद वर्ब आ गई, तो फिर यहां दैट को फिर से कंजक्शन बनाने की क्या जरूरत है।
दैट को तो कंजक्शन तब बनाते जब कोई कंजक्शन ना दिया गया होता। जैसे सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं दिया गया था तो दैट को हमने कंजक्शन बना दिया था, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त ऑलरेडी एक कंजक्शन दिया गया है, हाउ लॉन्ग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ यहाँ कंजक्शन का भी काम कर रहा है, तो वहां पे फिर से दैट लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए यहाँ से हम केवल दैट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आई होप आंसर आप सभी ने किया होगा। क्या पहले क्वेश्चन में अभी भी किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर दें। जय हिंद राकेश, जय हिंद क्रिएटिव फिजिक्स, स्टूपिड दद्दा, हर शर्मा, सुमित कुमार, शिवनंदनी, जय हिंद। 25 लोग देख रहे हैं, इस संख्या को जल्दी से डबल किया जाए। गुड इवनिंग भाई, हिट एंड फिट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देख लेते हैं क्या होगा, बच्चों से पूछ लेते हैं, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए सभी लोग करिए। लाइव चल रहा है। ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। निखिल वर्मा जय हिंद, सेकंड का लोग बता रहे हैं बी होगा। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा लोग आते जाते रहते हैं, 25 से 20 होने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये आए और चले गए। चलो, एज सुन एज एन ऑफिसर ही नॉट ओनली वाज कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? और इस टाइप प्लेसमेंट। अब इस टाइप के सेंटेंस में क्या क्या गलतियां बनती है, और सबसे पहले मैं आपको वो सिखा दूं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा दूं, आप समझ लो एक बार, ताकि कभी दोबारा वो गलती आप लोगों से हो ना। हरे प्रभु दीनदयाल। देखो, जब कभी लिखा जाता है ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, जब कभी इनको लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं दो चीजों को जोड़ रहे होते हैं। बेसिकली इनमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला या तो एडवर्ब होता है, या तो ये वाला हिस्सा एडवर्ब होता है, या तो ये डिटरमिनर होता है। ये एक अलग कहानी है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में कहिए तो आज ही पढ़ा दूं और कहिए तो कल पढ़ा दूं। एक बार मुझे पहले बता दें कि अभी पढ़ना चाहेंगे या कल पढ़ना चाहेंगे। कमेंट करें पहले सभी लोग, इसके बाद क्लास को आगे ले चलते हैं। आदर्श गौर जय हिंद, कमेंट कर दें एक बार कि आज ही पढ़ना चाहेंगे या कल पढ़ना चाहेंगे। रेनबो शॉर्ट्स कह रहे हैं अभी, तो अगर खूब अभी पढ़ना चाहेंगे तो अभी डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी अभी राम जीवन लिख रहे हैं, बहुत कुछ चीजें हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब पढ़नी है उन लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं। ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ये समझो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले पेयर का, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्लेसमेंट का, चौथा यहाँ से क्वेश्चन बनता है पोजीशन का, पांचवा यहाँ से क्वेश्चन बनता है इन्वर्जन का। तो ये 5 बिंदु हैं जिनको ये टच करता है, ये कॉन्सेप्ट इन 5 चीजों को टच करता है।
और सीडीएस में अगर आप पढ़ रहे हो तो छठवां क्वेश्चन बनता है आइडेंटिफिकेशन का। सीडीएस में ज्यादातर ये पूछा जाता है। सारी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, डोंट वरी, अभी पूरा समझें। तो क्या होता है ऐसा, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। चलो बच्चों, मैं समझाना शुरू करता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है। तो पेयर की गलती में तो यही ध्यान रखना कि इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। भैया मेरी एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत बड़ी गलती है लोगों की, जो तुरंत रटने की कोशिश करते हैं। वो रटने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमें क्या रटना चाहिए। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए ताबीज के चक्कर में मत पड़ो, तमीज बदलो। इंग्लिश अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश इजी लैंग्वेज है, बट लोगों ने इसको टफ बना रखा है। ये जो इधर लिखा गया, ये जो नीदर लिखा गया, ये जो नॉट ओनली लिखा गया, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कोई बच्चा कमेंट करे। मान लो सीडीएस का पेपर दे रहे हो और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाए, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? भाई आपके सामने 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिख रहे होंगे। आर्टिकल्स वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, किस में रखोगे इसको? क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, या इसका नाम क्या दोगे? बताओ मुझे जरा। 29 लोग देख रहे हैं अभी, धन्यवाद। संख्या और बढ़ जाए तो थोड़ा मजा और आ जाएगा। तो देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको अच्छा, ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच बता दो कम से कम। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मतलब पूछेंगे करेंगे तो पूरी सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। जो ये वाला है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है अपने आप में कि ये अपने आप में कंजक्शन है। ये अपने आप में कंजक्शन है। और जो ये लिखा गया है ईदर, नीदर, नॉट ओनली, ये कंजक्शन नहीं है। ये कंजक्शन नहीं है, ये या तो डिटरमाइनर है, ये या तो डिटरमाइनर है और या तो एडवर्ब है। इसकी ये पार्ट ऑफ स्पीच है, या तो डिटरमाइनर है या तो ये एडवर्ब है। अब थोड़ा सा यहाँ डियर और हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं कहिए तो इजाजत हो तो इसको मिटा दूं। समझ में आ रहा भाई? सभी को मजा आ रहा है? हाँ, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है। प्रीपोजिशन बता रहे हैं, राम जीवन। राम जीवन इतना सरल नहीं है बच्चे। प्रोनाउन बता रहे हैं, इतना सरल नहीं है। अंग्रेजी अगर इतनी सरल होती तो हर आदमी अंग्रेज होता। खैर, हम इंडियन ही अच्छे हैं, अंग्रेज होने की हमें जरूरत नहीं है। आओ, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें। ईदर, नीदर, नॉट ओनली। जब इनके साथ में कोई नाउन लिखा जाता है, जब इनके साथ में कोई नाउन लिखा जाता है, उस समय इनको क्या कहा जाता है? नाउन लिखा जाए या प्रोनाउन लिखा जाए? नाउन लिखा जाए या प्रोनाउन लिखा जाए, तो उस समय इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ईदर, नीदर या नॉट ओनली की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जब इसके साथ नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, तब जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो होती है डिटरमाइनर। वो होती है डिटरमाइनर की। तब इसको उस समय हम लोग क्या कह रहे होते हैं? डिटरमाइनर कह रहे होते हैं। अब इस बात को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, बेहतर समझ जाओगे आप लोग। इस बात को मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल बनेगा, जैसे मैंने कहा, इधर आई और यू, या तो मैं अपराधी हूं या तो तुम अपराधी हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम लोग? आर लगा देंगे। तो एग्रीमेंट की गलती ऑब्वियस सी बात है, यहीं से बनेगी। एग्रीमेंट की गलती सॉल्व हो चुकी है। तो इधर आई और यू आर कल्प्रिट। साइकिल अंदर है प्लाट के, ठीक। इधर आई और यू आर कल्प्रिट, तो यहाँ पे टारगेट नहीं पूरा क्यों किया?
उमंग, उमंग, टारगेट क्यों नहीं पूरा है? वो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। ईदर आई और यू आर कल्प्रिट। तो मैंने बस इतना समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आर, ये किसके अकॉर्डिंग आया है? यू के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो यहाँ क्या आता? एम आता। यहाँ अगर ही लिखा होता तो यहाँ क्या आता? इज आता। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास के अकॉर्डिंग आती है, जो पास है वही खास है, ये लाइन याद कर। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ईदर के बाद क्या आया हुआ है? एक प्रोनाउन आया हुआ है। तो ईदर को हम लोग क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। बस ये हम लोगों को सीखना था। यहां से इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलो, जब ये बातें समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। सेंटेंस में ईदर, नीदर, नॉट ओनली। सेंटेंस में ईदर, नीदर, नॉट ओनली को जब लिखा जाए और इसके बाद किसको रख दिया जाए? किसी एडजेक्टिव को रख दिया जाए, किसी वर्ब को रख दिया जाए, किसी एडवर्ब को रख दिया जाए, उस समय जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है उस समय इसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। उस समय इसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब। तो सबसे पहले इसका मैं आइडेंटिफिकेशन पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन समझो। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देना पढ़ाना नहीं होता, मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा आई ईदर गो देयर और स्टे, या तो मैं वहां जाऊंगा या तो यहां रहूंगा, मतलब दोनों काम नहीं कर पाऊंगा। तो अब इस सेंटेंस को भैया समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करोगे? कि जो ये लिखा हुआ है ईदर, ईदर के बाद क्या आया हुआ है? गो आया हुआ है। तो जो ईदर लिखा हुआ है, ईदर के बाद गो आया हुआ है, ये गो क्या है? वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ईदर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। ठीक है, ये मतलब हुआ फंक्शन को पहचानना। तो ईदर, नीदर, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आता हो, वर्ब आता हो, एडवर्ब आता हो, उस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं? उस समय इसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और अगर इसी के बाद नाउन या प्रोनाउन आता हो तो उस समय इसको हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। तो अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ ले। थैंक यू 145। आयुष मिश्रा कह रहे हैं सर एक्सीलेंस, थैंक यू सो मच। चलो भाई, अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं। और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। वो बात हम लोग ये करते हैं कि अगर हमने कभी सेंटेंस में इस तरीके लिखा ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर कभी सेंटेंस हमने इस तरीके से लिखा तो सबसे पहली जो गलती बनती है, वो सबसे पहली गलती बनती है पेयर की। मैं एक एक गलती गिनाता जाऊंगा, आप एक एक गलती समझते चलिएगा। सबसे पहली गलती जो बनती है वो गलती बनती है पेयर की। तो पेयर की गलती तो आपको कभी नहीं होने देना है कि इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। दूसरी गलती बनती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि एक वर्ड यहां दिया गया होगा और एक वर्ड यहां दिया गया होगा। तो मान लो हमें वर्ब यहां पर लगानी हुई तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे?
वर्ब लगा देंगे। और जो तीसरी गलती होती है, वो तीसरी गलती होती है पोजीशन की, कि पोजीशन क्या लगाएं। तो जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन भी लगता है। जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन लगता है। यानी अगर वर्ब सिंगुलर है तो पोजीशन भी सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल है तो पोजीशन भी प्लूरल होगा। तो ये वर्ब पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसी है। ठीक है, यानी जिसके अकॉर्डिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन। इतनी बातें सबको क्लियर है? अरे बाप रे, 29 से सीधे 19 हो गए। अभी इनको क्वेश्चन कराओ खटाखट तो देखो बने रहेंगे। कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने वाले नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे पास ऑथेंटिक लर्नर हैं वो बने रहें। चलो, अब मैं इस बातों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। पहले मैं पोजीशन के बारे में बात कर लूं। सबसे पहली बात किसके बारे में करूं? मैं पोजीशन के बारे में। समझो इस बात को। जब नाउन सिंगुलर हो, नाउन जब सिंगुलर होता है तो 3 पोजीशन यूज किए जाते हैं, हिज, हर और इट्स। हिज यूज किया जाता है मेल के लिए, हर यूज किया जाता है फीमेल के लिए, और इट्स को यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, इन्फेंट के लिए, इन्फेंट माने नवजात शिशु जिसका जेंडर नहीं पता है, और एनिमल्स के लिए। लेकिन कब तक? जब तक नाउन कैसा है? सिंगुलर है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा इधर आई और ही इज बिजी इन, तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हिज वर्क। चूंकि यहां पे इज किसके लिए आया है? ही के लिए। तो अगर ही के लिए ही इज आया है तो ये पोजीशन भी ही के अकॉर्डिंग ही आएगा। यहाँ पे अगर राम लिखा होता तो यहाँ पे हिज आता। यहाँ पे अगर सीता जी का नाम लिखा होता तो यहाँ पे हर आता। यहाँ पे अगर डॉग लिखा होता तो इट्स आता। तो वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी कहानी जो हम लोगों को समझनी है वो क्या है, आइए मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। दूसरी कहानी ये है कि मान लो नाउन हमारा प्लूरल हो, नाउन हमारा प्लूरल हो। तो जब नाउन हमारा प्लूरल होता है तो हमेशा एक ही चीज आता है, दे। वो चाहे जैसा हो, वो मतलब वो मेल हो, फीमेल हो, नॉन लिविंग हो, इन्फेंट हो, एनिमल हो, कोई हो, दे आएगा। ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो फिर दे आता है। अब दे का पोजीशन क्या होता है? दे का पोजीशन होता है THEIR, देयर। तो फिर देयर का यूज हम लोग सेंटेंस में कर रहे होते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? हेमंत कुमार, रवि सचान, आदित्य हैकर, बहुत अच्छा। स्टडी 360, शुभम, जय हिंद भाई। कैडेट जी, गुड सर। चलो, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? जब इतनी बात समझ में आ गई हो, थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं फिर। अब तीसरी एक गलती बनती है प्लेसमेंट की। वो कौन सी गलती बनती है? ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। अब गलती बनती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूं। प्लेसमेंट के बच्चे ये गलती होती है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच यहां आई है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर आई है वही पार्ट ऑफ स्पीच यहां आनी चाहिए। बस यही प्लेसमेंट की गलती होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस फंक्शन।
मान लो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म आया है तो वहां भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, भले नाउन या प्रोनाउन किसी का हो। मान लो यहाँ पर एडजेक्टिव आया है तो वहां पर भी एडजेक्टिव आएगा। मान लो यहाँ पर एडवर्ब आया है तो वहां पर भी एडवर्ब आएगा। मान लो यहाँ पर वर्ब आई है तो वहां पर भी वर्ब को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजक्शन जिसको जोड़ेगा डिटर्मिनर या एडवर्ब भी उसी को जोड़ने का काम करेगा। ये हम लोगों को समझना होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली आई गो बट आल्सो बाथ देयर। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? आराम से बता ले जाओगे क्या गलती है सेंटेंस में, कोई टफ नहीं है। बट आल्सो के बाद क्या आया हुआ है? बात, एक वर्ब आई हुई है। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए तो हम इसको यहां लिखेंगे, हम सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, आई नॉट ओनली गो बट आल्सो बाथ देयर। सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जब ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे तो हम लोगों को यहां से समझ में आ जाएगा कि बट आल्सो के बाद बात क्या आई हुई है? वर्ब आई हुई है। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आई हुई है? वर्ब आई हुई है। ये हम लोगों को अब शायद समझ में आ गया हो। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं प्लेसमेंट की गलती। इसको कहते हैं प्लेसमेंट की गलती। जब ये बात समझ में आ जाए तो आना कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। जय प्रभु की। ए बी सी, ये आपके सामने तीन ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? तीन ऑप्शन है, ए बी सी। अब हमें ये मालूम है गलती कहां पर है। मतलब अगर ये ना लिखा जाए, अगर ये ना दिया जाए तो शायद सभी लोग सेंटेंस को ठीक कर लेंगे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जरा वो चौकन्ना होके बैठे, क्योंकि अब समझते हो ना मेन पॉइंट पर मैं आ चुका हूं जिसके लिए मैं भूमिका बना रहा था। वो जरा चौकन्ना होके बैठे। हाँ, अब अगर सबको समझ में मेरी बात आ ही रही है, सब मेरी बात को समझ ही पा रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बट आल्सो के बाद एक वर्ब आई हुई है। तो अगर बट आल्सो के बाद एक वर्ब आई हुई है तो नॉट ओनली के बाद भी एक वर्ब आएगी। तो सेंटेंस को हम ऐसे सही कर देंगे, आई नॉट ओनली वेंट बट आल्सो sang अ सॉन्ग। मतलब नॉट ओनली को यहां से उठाएंगे, यहां ला के रख देंगे। यही करेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और सेंटेंस सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन मैंने बच्चों ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर मुझे तुम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो तो मैंने क्या किया मालूम है? जरा देखो मैंने कितनी उल्टी बुद्धि लगाई है। मैंने सेंटेंस में इसको दो पार्ट में कर दिया है। नॉट ओनली आई वेंट बट आल्सो sang अ सॉन्ग, ये मैंने कर दिया है। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ कि ये जो नॉट ओनली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जो नॉट ओनली लिखा हुआ है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। ये जो नॉट ओनली लिखा हुआ है इसको वर्ब चाहिए, तो क्या करें? इसके अकॉर्डिंग अगर हमें वर्ब, अगर हम नॉट ओनली को उठा के लाके यहां रखते हैं तो ए पार्ट को भी छेड़ेंगे, बी पार्ट को भी छेड़ेंगे, दो पार्ट को तो हम छेड़ नहीं सकते।
दो पार्ट को तो हम छेड़ नहीं सकते, तो हम क्या ऐसे कर दें, वेंट आए हम कर नहीं सकते क्योंकि वर्ब पहले लिख नहीं सकते, सब्जेक्ट बाद में आएगा नहीं। करें क्या अब? कमेंट करो ऑनलाइन वालों भैया। योगेश पाल, सब लोगों को जय सिया राम। रोमन रिंग्स यहाँ पर, यस रोमन रिंग्स, ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे इसलिए इन्होंने आंसर कर लिया है। सूरज कुमार क्लियर है, चलो भाई। तो मालूम है क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, बट आल्सो किसको जोड़ रहा है, वर्ब को। तो नॉट ओनली किसको जोड़ेगा, नॉट ओनली भी वर्ब को जोड़ेगा। जब नॉट ओनली वर्ब को जोड़ेगा तो नॉट ओनली का फंक्शन किसका हो जाएगा, और जब कभी निगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग होती है तो पार्शियल इन्वर्जन होता है। इसको लिखना पड़ेगा डिड आई गो, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आ जाएगी, सेंटेंस सही भी हो जाएगा। तो निगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं, नॉट है, नेवर है, हार्डली है, नो सूनर है, रेयरली है, सेल्डम है। ठीक है, सब निगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो जब निगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग होती है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, वहां पे इन्वर्जन हो जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, इसी को क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन अगर कोई पूछ ले तो इन्वर्जन क्या होता है, तो हमको इन्वर्जन भी पता होना चाहिए। अभी पढ़ा दूंगा, दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब आ जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, चलो जब ये बात समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन और लिखना। ये सेंटेंस सही है, जबकि निगेटिव से यहां भी स्टार्टिंग हो रही है। अब बच्चे रख लेते हैं कि निगेटिव नॉट देखो तो वहां वो कर लो, इसलिए क्योंकि ये किसको जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये भी क्या होगा। तो जब निगेटिव डिटरमाइनर से स्टार्टिंग होती है तब इन्वर्जन नहीं होता। मैंने इसके पहले लाइन बोली थी, जब निगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग होती है तब इन्वर्जन होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लेसमेंट की गलतियां यहाँ पर बहुत बनती हैं। ठीक है, कॉमन प्रीपोजिशन की गलती बनती है, ज्यादा मत जानो, इतना तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तुम्हारा क्वेश्चन ये था, एज एन ऑफिसर ही नॉट ओनली वाज कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट। ये तुम्हारा क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस कर रहा था इतनी देर से। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है जिसे मैं डिस्कस कर रहा था। अरे नहीं रोमल रिंग्स, ऐसी बात नहीं है। अब इसको सही करने का तरीका मालूम है क्या है, इसको सही करने का तरीका ये है, ऐसे सही करो। बट आल्सो के बाद ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव चाहिए, नॉट ओनली को यहां लिखो, वाज के बाद यहां लिखो, ही वाज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट, सेंटेंस सही हो जाएगा। अधिकतर लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग दें। चलिए, आपके पास ज्यादा नहीं, 40 सेकंड का समय है। अच्छा, 40 मिनट हो गया।
तब तक आप लोग आंसर करिए, हम तो बस ऐसे इसको सेट कर रहे हैं, इसको मत देखिएगा कि सर सेट कर दें तभी हम करेंगे। सेकंड इधर है, हाँ, तो आपके पास अब बस 20 सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर करें, ए होगा या बी होगा, करें। टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर एवरीवन, टाइम इज ओवर। अब दबे या सी या डी में क्या करूं मैं, ए या बी ही इसीलिए ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को। आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं, जो हैड टू होता है ये कंपल्सन बताता है पास्ट में। ये पास्ट का कंपल्सन है, वी हैड टू फेस। लॉट ऑफ कुछ नहीं होता, या तो आप कर दो अ लॉट ऑफ, या तो आप कर दो लॉट्स ऑफ, यही दो चीजें होती हैं। हाँ, इसके बाद अगर कभी काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा अपने किस फॉर्म में आता है, प्लूरल। और इसके साथ अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, सिंगुलर। लिखने को चाहे अलॉट ऑफ लिखो चाहे लॉट्स ऑफ लिखो। अब इस बात को अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है वो समझो। जैसे मैंने आपसे सामने कहा अ लॉट ऑफ पेन, तो गलत हो गया, अ लॉट ऑफ पेन्स होना पड़ेगा। या तो ऐसे कर दो लॉट्स ऑफ पेन्स, ये सही हो गया। लेकिन अगर हमें पेन्स की जगह मिल्क लिखना हुआ तो अ लॉट ऑफ मिल्क क्या है, सही है। लॉट्स ऑफ मिल्क क्या है, सही है। इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो डिफिकल्टी को डिफिकल्टीज मत करो, लॉट की जगह अ लॉट ऑफ कर दो या लॉट्स ऑफ कर दो, सही हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एनजी फॉर्म आती है, वो ध्यान रखो। इन फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इनका। एंड फाइंडिंग व्हाट, द वे हियर, तो ये सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मतलब सेंटेंस को पूरा पूरा एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम लग रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। पोल को मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 बट इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमर दे देता हूं। आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें सभी लोग। समय आपके पास कम बचा है, आंसर थोड़ा तेज करिए सभी लोग। आयुष मिश्रा जो मॉक करा रहा हूँ यही कर लीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पीयूष पाल।
जो पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ लीजिए, एग्जाम इसी से क्लियर हो जाएगा। टाइम ओवर, घंटी बज चुकी है, आ जाओ। अगर कभी मैं ये लिखूं आई शुड गो, तो या तो प्रेजेंट के लिए वैलिड है या तो फ्यूचर के लिए वैलिड है। आई शुड गो क्या है? एक मेरा अपना ओपिनियन है कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड कम, ये मेरा सजेशन है कि उसे आना चाहिए। लेकिन अगर कभी हमें ये कहना हो कि कोई काम ऐसा है जो काम कंप्लीट हो गया, हमें कंप्लीशन तो दिखाना हो, काम तो हुआ लेकिन ठीक उल्टा, अगर कभी हमें ये करना हो, तो उस समय हम परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। उस समय हम ऐसे ही लिखेंगे, शुड हैव और V3। जैसे मुझे ये कहना हो कि मुझे जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन मैं गया नहीं, तो मुझे कहना होगा आई, यहां दिखेगा नहीं आपको, आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, इसका दूसरा मीनिंग क्या निकल रहा है, बट आई डिड नॉट गो। इसका मीनिंग ये है, आई शुड हैव गॉन मीन्स मुझे जाना चाहिए था, मतलब आई डिड नॉट गो, मीनिंग इसका ये है। तो लिखा क्या है, सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस का बाय डिफॉल्ट मीनिंग निकालो, कम से कम कुछ तो करो प्रभु। द ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 AM बट इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर लेट, तो 7:30 पे आना चाहिए था, लेकिन आई 1 घंटा बाद। तो अगर वो 1 घंटा बाद आई तो इसका मतलब इस टाइम पे आना चाहिए था, बट इट डिड नॉट कम एट 7:30। तो शुड अराइव हटा दो, वहां लिख दो शुड हैव अराइव्ड, वहां कर दो शुड हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए, टाइमर है आपके पास, 1 मिनट का समय। हमें लग रहा है कि एक क्लास में 5 ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाएंगे क्या? अभी मैं स्पीड पकड़ता हूँ फिर, अब बहुत डिटेल नहीं करेंगे इसको। है क्या, पढ़ाते समय लगता है कुछ छोड़ो ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आंसर करें बच्चे सारे के सारे। पीयूष पाल, आयुष मिश्रा, पीयूष पाल, आयुष मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, अमित सिंह। घंटी बज चुकी है बच्चों, योर टाइम इज ओवर, आ जाओ। आई saw the boy, लाइव चल रहा है क्वेश्चन। आई saw the boy, I saw the boy whom I had helped। तो मालूम है यहाँ पे दा क्यों लगा, इसके पीछे की वजह मालूम है किसी को? क्योंकि बॉय डेफिनेट हो गया। आई सा बॉय, विच बॉय, whom I had helped, तो ये पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज मानी जाएगी। कभी क्लॉज वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आई सा द बॉय, विच बॉय,
आई सा द बॉय, विच बॉय? आई सा द बॉय, विच बॉय? whom I helped। तो कहीं ना कहीं ये विच वन का रिप्लाई है, कहीं ना कहीं ये इस बॉय नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज। अब चूंकि बॉय डेफिनेट हो गया तो दा लगा दिया। हटाना चाहो तो हटा दो, इसको हटाओगे दा हट जाएगा। तो ऐसे ही लिखा हुआ है द न्यू डिश, दा क्यों लगा? दैट आई ऑर्डर्ड। किस डिश के बारे में बात कर रहे हो? जिसको मैंने ऑर्डर दिया। कह रहा इज टेस्टिंग गुड। तो एक बात समझाएं, जैसे मैंने लिखा सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, तो ये गलत हो गया। अगर मैं कभी ये लिखूं आई एम टेस्टिंग शुगर तो सही है। अगर मैं लिखूं आई एम टेस्टिंग शुगर तो ये सही है। आई सब्जेक्ट है, एम टेस्टिंग वर्ब है, शुगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई एम टेस्टिंग व्हाट? आई एम टेस्टिंग व्हाट? शुगर। तो ये आई सब्जेक्ट है, वो वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है, वो सही है। यहाँ इसको कहा जाता है ट्रांसिटिव वर्ब है ये। यहाँ ये कौन सी वर्ब है? यहाँ ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन जो आपने ये सेंटेंस लिख रखा है कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, तो जो शुगर है वही स्वीट है, जो स्वीट है वही शुगर है। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब हो गई। तो अगर लिंकिंग वर्ब में कभी टेस्ट को यूज करना हुआ करे, फील को यूज करना हुआ करे, टेस्ट को, फील को, सी को, हियर को, कभी इनको अगर एज ए फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब यूज करना है तो उसकी इंडेफिनिट फॉर्म यूज करो। तो ऐसे लिखना पड़ेगा शुगर टेस्ट स्वीट। नमस्ते बेटा। शुगर टेस्ट स्वीट, ये हमें करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर हमें इसको करना पड़ेगा, इस टेस्टिंग की जगह टेस्ट गुड। तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ग्रामर सही हो चुकी, ताजा वर्ब पे। गार्निश का मतलब क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ। ऑनर, रेस्पेक्ट, ओबे या एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। ओबे माने आज्ञा मानना, रेस्पेक्ट माने आदर सम्मान करना, ऑनर माने सम्मान। तो गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, एडॉर्न करना। तो आंसर डी आपका राइट आंसर है। गार्निश का मतलब किस तरीके से सजाना। जो वेजिटेबल वगैरह को हम लोग सजा देते हैं, वेजिटेबल वगैरह देखा होगा आपने, या खाना कोई पका के रखा गया है उसको हम लोग सजा देते हैं अच्छी तरीके से शादी वगैरह में, तो उस तरीके की सजावट को हम लोग क्या कहते हैं? गार्निश कहते हैं। तो गार्निश के बारे में याद रखिएगा कि गार्निश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलेड, हर्ब्स और अदर फूड दैट इज यूज्ड टू डेकोरेट कुक्ड और प्रिपेयर फूड। तो कुक्ड या प्रिपेयर फूड को सजाने के लिए जो लिखा, जो हर्ब्स माने आपके, हर्ब मतलब वही फूल पत्ती जो यूज की जाती है, साग सब्जी जो यूज की जाती है, सैलेड जो यूज की जाती है, उसको कहा जाता है गार्निश। अगला वर्ड है ओडियस। ओडियस क्या होता है बच्चों, कमेंट करो फटाफट। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम लोग। ओडियस क्या होता है, कमेंट करो फटाफट से। ओडियस क्या होता है? हेटफुल, रॉटन, इनफेमस, सिक। सिक माने तो बीमार, बेकार। इनफेमस माने जो फेमस नहीं है। रॉटन का मतलब क्या होता है और हेटफुल का मतलब क्या होता है? ओडियस क्या होता है पहले ये समझो। ओडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हेटफुल, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट कोई चीज है। ओडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। उसके सिनोनिम्स देखोगे तो ऑफेंसिव, नेस्टी, फूल, डिसगस्टिंग, ये सब ओडियस के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। रॉटन का मतलब होता है खाद्य और अन्य वस्तु में बासी सड़ा गला, उसको रॉटन कहा जाता है। यूज्ड अबाउट फूड एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रॉटन। तो रॉटन भी क्लियर हो गया, ऑडियस भी क्लियर हो गया। तो ऑडियस का मतलब अनप्लीजेंट है, डिसगस्टिंग है, तो वहां आंसर क्या सही हो जाएगा? वहां आंसर हेटफुल सही हो जाएगा। अगला वर्ड है इनफेमस। इनफेमस का माने कुख्यात। नोटेरियस वर्ड उसके लिए बहुत अच्छा सा आता है, बदनाम जिसको कहते हैं ना, बदनाम हो गए हो, नोटेरियस वर्ड उसी के लिए आता है। अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल क्या होता है, कमेंट करके बताएं मुझे। एमिकेबल, तो एमी केबल का मतलब ये हुआ कि केबल लगाने वाला अमी बहुत ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का है। तो एमी केबल का मतलब फ्रेंडली होता है। अब एमी केबल याद कैसे रखोगे, वो मैंने तरीका बता दिया। फ्रेंडली जहां कहीं है वही उसका आंसर है। एमी केबल, एमी केबल का मतलब होता है फ्रेंडली वे। इम्परवियस, इम्परवियस क्या होता है बच्चों? इम्परवियस,
ऑडासियस। हैप्पैज़र्ड माने क्या होता है? हैप्पैज़र्ड माने होता है बहुत ज्यादा छितर बितर। इम्पेनेट्रेबल क्या होता है? इलॉजिकल क्या होता है? इलॉजिकल तो आप समझ गए, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एब्सर्ड है, बेतुका है, ऊट पटांग है। इम्परवियस क्या होता है? कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट बहुत स्लो हैं। नाम लेके पुकारा जाए क्या? इम्परवियस का मतलब होता है कि नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, जो किसी चीज के द्वारा इफेक्ट ना किया जा सके, इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, उसे कहा जाता है इम्परवियस। इम्परवियस। ऑडासियस का मतलब होता है किसी चीज, मतलब विलिंग टू डू समथिंग शॉकिंग। कोई चीज बहुत ज्यादा वो ऐसा करने जा रहा है जो ऑडासियस है, यानी निडरता को दिखाता है, साहस भरा हुआ। ऑडासियस को याद कर लो, ऑडी से चलने वाले लोग साहसी होते हैं, ऑडासियस हो गया। हैप्पैज़र्ड का मतलब होता है नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान। ठीक है। और जो आपके सामने वर्ड लिखा गया है इम्पेनेट्रेबल, उसका मतलब तो आपको भी क्लियर ही मैंने बता दिया। इम्परवियस इम्पेनेट्रेबल एक ही चीज है। इलॉजिकल, जिसका कोई रीजन नहीं है। सैंग्वाइन क्या होता है बच्चे? सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। वन हु सी द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, एंड वन हु सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। डिप्रेस समझते हो, जो डिप्रेस है। एनेक्सियस माने बहुत ज्यादा चिंतित है, वरीड है। तो सैंग्विन का मतलब चीरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। दे आर सैंग्विन that they will make a good profit within a year. ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। सैंग्विन का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एनेक्सियस का मतलब वरीड या अफ्रेड होता है। आई बिगेन टू गेट एनेक्सियस व्हेन। अब यहाँ गेट क्यों आया, ये मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, याद दिला दीजिएगा। आपके सामने ये एक वॉइस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। एक्टिव पैसिव है, तो ये वॉइस का क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व कराता हूँ। ये वॉइस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। तो बच्चों, कौन कह रहा है कि सर कहाँ चले गए आप? मैं कहीं नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। आ जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ बिंदास तरीके इसको सॉल्व करने के। कहाँ चले गए क्वेश्चन?
देखो बच्चों, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। जब कहीं पर भी आपको आईएनजी फॉर्म दिखे मेन वर्ब में, तो जब कभी भी आपको आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब में दिखे, तो आईएनजी फॉर्म का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखो। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि वॉइस बनाते समय टेंस और सेंस नहीं बदलता। तो अगर टेंस और सेंस नहीं बदलता बदलता तो यहाँ पे आर प्रेजेंट है तो पास्ट तो होगा नहीं, पास्ट तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, तो इज एम आर ही रहेगा और बीइंग रहेगा, तो आंसर भी जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? लाइव चला बेटा, नमस्ते। तो आंसर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज सरप्राइज्ड मी अ ग्रेट डील। अ ग्रेट डील का मतलब मालूम है किसी को? कमेंट करो, कमेंट करो भाई। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हैकर्स 777, क्या बात है। हाँ, अ ग्रेट डील का मतलब होता है मच, बस सिंपल सा याद रखो। सरप्राइज भी मच। खैर बच्चों, आ जाओ फिर से वही बात करते हैं। अगर यहाँ देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं दिखे तो उसका पैसिव बनाते हैं वाज या वर के साथ कौन सी फॉर्म? वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। तो अगर वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे तो ये है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो आंसर ये सही होगा। हमने मना कर रखा, हमने कहा उतने में बैठो, यहाँ कैमरा हिला दो, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। समवन saw him picking up a gun। तो बहुत सिंपल सा है, ही वाज सीन, ही वाज सीन, ही वाज सीन, यहां तक तो देखोगे तो आप कॉमन ही है। अब पिकअप तो करोगे नहीं, पिकिंग अप ही रहेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज राइट। पिकिंग अप अ गन बाय समवन, वैसे देखा जाए तो सब गलत है, बाय समवन करना ही नहीं होता, बट लेकिन क्या करोगे, जब हर जगह बाय समवन है तो हमें तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। अब पिकिंग अप है तो पिकिंग अप ही रहेगा। पार्टिसिपल को नहीं चेंज करोगे क्योंकि आप मेन वर्ब का पैसिव बना रहे हो, पार्टिसिपल का पैसिव नहीं बना रहे। क्वेश्चन नंबर 14, लेट मी डू दिस। लेट मी डू दिस कितनी देर ये क्लास हो चुकी है? जरा मैं देख लेता हूँ टाइम, इसको फिर खत्म करता हूँ। अच्छा 8:15 हो चुके हैं, 1 घंटे 5 मिनट की क्लास हो गई। थोड़ी सी वो कैब इसमें पढ़ा दूं, इसके बाद क्लास को बंद करूं। लेट मी डू दिस, तो अगर कभी भी इस तरीके के सेंटेंस आते हों, जैसे मैंने कभी आपके सामने सेंटेंस पढ़ाया भी होगा, जैसे मैंने कभी कहा ओपन द डोर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हर किसी को मालूम होगा। सबसे पहले लेट लगाते हैं, फिर द डोर लिखते हैं, लेट द डोर, फिर लगाते हैं बी, और फिर लगाते हैं थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड। ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अगर मैंने कभी कहा होता लेट मी ओपन द डोर, तो बस कुछ ना करते, बाई करके यहाँ पे मी लगा देते। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ लेट मी डू दिस, तो लेट मी डू दिस में लेट तो पहले ही आ जाएगा, दिस तो गलती हो गया, लेटस तो गलती हो गया, लेट पहले आ जाएगा, लेट फिर क्या आ जाएगा? दिस, फिर बी डन बाई मी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी वाले जितने भी हैं सबके सब सही हैं। यू सरप्राइज मी, बच्चों जब कभी भी सरप्राइज को लिखा जाता है तो सरप्राइज के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, है ना, इन सभी, डिस्गस्टेड के साथ, इन सभी के साथ एट का यूज किया जाता है, इनके साथ बाय नहीं आता। तो आई एम सरप्राइज्ड, बस ये कर दीजिए, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। अगर करना हो तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, बस आई एम सरप्राइज्ड। क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस डू या डज का जो पैसिव बनता है वो क्या होता है, वो होता है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें ध्यान रखना होगा। वर्ब वाला जो एरिया है ये मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, या अभी करा दूं पूरी की पूरी वर्ब, वो कैब अभी करा दूं थोड़ी देर। पहला है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल में आप क्या याद रख लेंगे, पहले वो समझें। इनविंसिबल में आप याद रख लो विन, और विन का मतलब होता है जीतना। तो जिसको जीता नहीं जा सकता उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको कहा जाता है इनविंसिबल। दूसरा वर्ड अगर देखेंगे तो दूसरा वर्ड हमारे सामने निकल, इसमें यही दिक्कत है कि ये आगे नहीं बढ़ता। दूसरा वर्ड है इनएडिबल। इनविंसिबल हो गया, इसके बाद वर्ड जो आएगा वो आएगा इनडेलिबल। तो मम्मी ने कहा कि डेली डेली तुम्हारी किताबें हम मिटाएं, हम में इतना बल नहीं है। तो दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, दैट कैन नॉट बी इफेज्ड, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबल। अगला वर्ड है इररिपेरेबल, जिसकी कमी ना पूरी की जा सके, इररिपेरेबल, दैट कांट बी कंपनसेटेड फॉर, इररिपेरेबल। रिपेयर से याद कर लो कि हमारे गांव में एक कुम्हार था जो घड़े को कुम्हार कह रहे हैं, लकड़हारा था। हमारे गांव में एक बहुत अच्छा बनाने वाला कोई लोहार था, ऐसे याद कर लो। वो क्या करता था कि कितना भी बेकार ताला हो उसको बहुत अच्छा कर देता था, लेकिन अब वो नहीं रहा तो उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो कमी पूरा करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इररिपेरेबल। रिपेयर से याद कर लेना ट्रिक बना करके। अगला है इनकोरिजिबल। कोरिजिबल में कोरो वर्ड आता है करेक्ट करने के लिए। तो इनकोरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी मेंडेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकोरिजिबल। अगला है इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल को याद कर लेना, इनकम और बस्ती। किसी की कितनी भी इनकम हो वो बस्ती में जाकर के आग नहीं लगा सकता, अपनी ही बस्ती में तो आग बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो इनकम्बस्टिबल, इनकम बस्ती याद हो जाएगा आपको, दैट कांट बी बर्न्ड। अगला है इलिजिबल। ये है इलिजिबल, वो है एलिजिबल। एलिजिबल माने योग्य और इलिजिबल माने दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, दैट कांट बी रेड, इलिजिबल। नेक्स्ट है इनएडिबल। इनएडिबल, एडिबल मींस जो खाने योग्य, इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है, उसको कहा जाता है इनएडिबल। पोर्टेबल जो पीने योग्य है, दैट कैन बी ड्रंक। इनएक्सरेबल, इनएक्सरेबल का मतलब क्या होता है, एक्सरेबल में देखोगे तो जोर आ जाएगा। दैट कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय प्लीडिंग, जो प्रार्थना करने से भी नहीं मानता है, बहुत जिद्दी टाइप का है, बहुत डोरमेंट है, बहुत ज्यादा वो डोरमेंट आदमी है, बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर का कोई आदमी है, तो उसको कहा जाता है इनएक्सरेबल। नेक्स्ट है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब है, ऐसे याद कर लो, वल और नल, बल और नर। अगर किसी नर में बल बहुत ज्यादा है तो उसको आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, दैट कैन नॉट बी हार्म्ड, उसको कहा जाता है इनवल्नरेबल। इंडिफेटिगेबल, दैट कैन नॉट बी गेट टायर्ड, जो कभी भी थकता नहीं है, अथक। इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेदा ना जा सके, प्रेगा से याद कर लेना। इम्प्रैक्टिकेबल, जिसको प्रैक्टिकल मतलब यूज में नहीं ला सकते हो। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब जिसे दोहराया जा सकता है, रिवोकेबल है दोहराने योग्य। इररिवोकेबल जिसको दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, इररिवोकेबल कहते हैं उसको। इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हो, नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, इनइविटेबल। नेक्स्ट इज इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डन विदाउट, जिसके बिना कोई काम ना हो सके। इनसरमाउंटेबल, जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, दैट कैंट बी ओवरकम। अनइंटेलिजिबल, जिसे समझा नहीं जा सकता, अनइंटेलिजिबल। इंटेंजिबल, आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, सर्कल को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो इंटेंजिबल जिसको टच नहीं किया जा सकता, इंटेंजिबल हो गया। इनइफेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता। और इसी के साथ ही पूरा का पूरा आपका जो मॉक था वो समाप्त हुआ। तो कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट करके बताएं।